हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट IQ ट्रेडिंग एकेडमी। आज के सेशन में हम लोग ये जानेंगे कि 55th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कुछ डिसीजंस लिए थे टैक्सेशन के ऊपर, और उसमें मेजरली ऑटो सेक्टर इन्वॉल्व था। और उस पर क्या डिसीजंस लिए गए हैं, उससे क्या जनरल मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और एट द एंड हम लोग ये समझेंगे कि ऑटो सेक्टर में क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और एक जनरल आदमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। उसके पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देना चाहूंगा कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स नहीं है, तो डू योर ओन एनालिसिस बिफोर इंटरप्रेटिंग एनीथिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। तो एक मेजर डिसीजन लिया गया है अभी, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इसको अनाउंस किया है कि एक यूनिफॉर्म जीएसटी लगेगा जो ओल्ड व्हीकल्स पे लगेगा, इंक्लूडिंग ओल्ड व्हीकल्स मतलब जो एक बार यूज कर चुके हैं, इंक्लूडिंग द ईवीज। तो जनरल पब्लिक का ये कहना है कि ये बहुत गलत डिसीजन है और ऐसा नहीं होना चाहिए था, और काफ़ी इस पे डिबेट भी चल रही है। तो अभी हम लोग ये समझते हैं कि इसका मेजर डिसीजन क्या है, और उतना भी ये हमें नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करेगा जितना हम सोच रहे थे। तो फर्स्ट थिंग ये है कि दिस 18% यूनिफॉर्म जीएसटी इज अप्लाइड ओनली ऑन द कंपनीज। मतलब कोई कंपनी है जो इस पर्टिकुलर बिजनेस में, कार रीसेलिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है, अगर वो यूज कार सेल कर रही है तो ही उन्हें 18% जीएसटी देना पड़ेगा। रादर कि अगर कोई इंडिविजुअल है, वो वन ऑन वन किसी बंदे को सेल कर रहा है, कोई कंज्यूमर टू कंज्यूमर सेलिंग हो रही है, तो उस पर जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल। मतलब अगर कोई कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को अपनी कार दे रहा है और उसके बदले पैसे ले रहा है, बेच रहा है और उसके बदले पैसे ले रहा है, तो उस कंज्यूमर पे 18% जीएसटी नहीं अप्लाइड होगा। दिस इज ओनली लेवाइड ऑन द बिजनेसेस दैट आर इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल कास्ट 24 अगर किसी को बेच रहा है, तो कास्ट 24 को 18% जीएसटी के साथ उसे बेचना पड़ेगा, कोई भी यूज्ड कार को। ठीक है। अब इसमें एक सेकंड क्वेश्चन मेजरली आता है कि निर्मला सीतारमन जी ने ये भी बोला है कि मार्जिन बेस जीएसटी कैलकुलेशन होगा। अब मार्जिन बेस जीएसटी कैलकुलेशन कैसे होता है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक कार ली 2018 में जिसका अमाउंट है 15 लाख, और वो मैंने सेल करी 2025 में जिस 10 लाख के अमाउंट पे। अब क्या रहता है, कोई भी डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएटिंग एसेट रहता है तो उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट होती जाती है और उसका एक जनरल सा कैलकुलेशन होता है। अब उस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर उस कार की कीमत 9 लाख आ रही है 2025 में, और मैंने सेल करी 10 लाख पे, मतलब 1 लाख ऊपर पे सेल करी, तो जो मार्जिन है सिर्फ उसी पे टैक्स लगेगा। तो अगर मैंने कोई कार 10 लाख पे सेल करी है 2025 में, तो मुझे 1 लाख पे 18% मतलब 18,000 का अमाउंट ही पे करना पड़ेगा एज टैक्स टू द गवर्नमेंट। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम लोग समझते हैं इसके अफेक्ट ऑटो सेक्टर पे क्या क्या आ सकता है। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ बाइंग यूज व्हीकल्स फ्रॉम द डीलर्स। जो डीलर्स, जाहिर सी बात है, अगर डीलर्स कोई चीज 18% ज्यादा, डीलर्स कोई 18% ज्यादा कॉस्ट इनकर कर रहा है, तो वो अल्टीमेटली कस्टमर पे लेवाए होती है। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डीलर्स पे पड़ेगा। लाइकली टू इम्पैक्ट सेल्स इन द ऑर्गेनाइज यूज कार मार्केट। जो ऑर्गेनाइज यूज कार मार्केट है, जो कंपनीज इसमें वर्क कर रही हैं उन पे नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। थर्ड चीज ये है कि डायरेक्ट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल सेल्स बढ़ जाएंगे। और फोर्थ चीज ये है कि लोग ज्यादा से ज्यादा नई कार खरीदने पे फोकस करेंगे। तो इसमें हमें मेजरली स्टॉक मार्केट में अगर हम देखें तो मेजरली दो टाइप के इंप्लीकेशंस हमें नजर आ रहे हैं। फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म एंड सेकंड इज शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो नेगेटिव सेंटीमेंट फॉर द कंपनीज रिलाइंग हेवीली ऑन यूज व्हीकल्स। अभी हम लोग आगे एक एग्जांपल से भी समझेंगे कि कैसे ये नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। तो मेजरली अभी यही है लॉन्ग टर्म में नेगेटिव इम्पैक्ट। शॉर्ट टर्म में शिफ्ट टुवर्ड्स ऑर्गेनाइज मार्केट ड्यू टू स्ट्रिक्टर कंप्लायंस। स्ट्रिक्टर कंप्लायंस होंगे तो ऑर्गेनाइज मार्केट की तरफ ज्यादा फोकस रहेगा।
and growth opportunities for financial service providers involved in vehicle loans. There will be also a growth opportunity in financial service providers जो कार्स को फाइनेंस करते हैं, उनके लिए भी ये बिग अपॉर्चुनिटी है क्योंकि लोग नई कार्स खरीदना ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो जैसा कि हमने समझा, न्यू व्हीकल की डिमांड में इंक्रीज हो जाएगा एंड मार्जिन कंप्रेशन फॉर यूज व्हीकल्स हो जाएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट। इलेक्ट्रिक व्हीकल की मार्केट ग्रोथ भी हो सकती है क्योंकि दिस इज यूनिफॉर्म टैक्स रेट फॉर ऑल व्हीकल्स। इंक्रीज ऑपरेशनल कॉस्ट ड्यू टू कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, जो भी रीसेलिंग में इन्वॉल्व है कंपनीज, उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो काफी बढ़ जाएंगी। अब एक इन्वेस्टर जो है वो किस स्ट्रैटेजी से चलेगा इस जीएसटी के चलते, वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। सेक्टर्स टू अवॉइड शॉर्ट टर्म में कौन कौन से सेक्टर्स जो हैं वो हमें अवॉइड करने चाहिए। ओवर लेवरेज ऑटो कंपनीज रिलायंट ऑन यूज सेल्स, जो भी ऑटो कंपनीज हैं दैट आर रिलायंट ऑन यूज सेल्स, उसमें हमें कम फोकस करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। और सेक्टर जो है जो हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, दैट इंक्लूड्स ईवी मैन्युफैक्चरर्स, न्यू व्हीकल ओईएम्स, ऑटो फाइनेंसिंग, एनबीएफसीज। और थर्ड चीज जो इन्वेस्टर को करनी चाहिए वो ये है कि मॉनिटर गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस एंड कंप्लायंस मेजर्स। गवर्नमेंट पॉलिसी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं और कंप्लायंस मेजर को क्लोजली ऑब्जर्व करना चाहिए। कंक्लूजन कि हमें इन्फॉर्म्ड रहना चाहिए एंड इन्वेस्ट वाइजली ऑन बेस्ड ऑन सेक्टोरल इम्पैक्ट्स। इसके अलावा हम लोग कुछ चार्ट्स देखेंगे और जनरली जैसे हम लोग देखते हैं और ये समझेंगे वेयर इज द सेक्टर गोइंग एंड वेयर इज ओवरऑल मार्केट गोइंग। तो निफ्टी की अगर बात करें तो इमीडिएट अभी तो मार्केट काफ़ी डिक्लाइन हो चुका है और इमीडिएट अगर हम देखें तो हमें काफ़ी अच्छा फॉल नज़र आया है रिसेंट, और 2 दिन से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। तो हमारी बेसिकली जो हमारे लेवल्स रहेंगे वो 23,350 और 23,950 के आसपास रहेंगे, दैट आर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। और हम लोग पेशेंटली कोई भी स्टॉक में पर्टिकुलर एंट्री करने के लिए वेट कर रहे हैं फॉर द प्राइस टू राइज अबव 50 मूविंग एवरेज। 50 मूविंग एवरेज हमारा बेसिक मार्क रहता है जिसके ऊपर हम पॉजिटिव ट्रेड्स लेते हैं। सो लेट्स सी हाउ इट प्लेज आउट इन द फ्यूचर ऑल्सो। फॉर बैंक निफ्टी में भी हमें ऑलमोस्ट सिमिलर मूवमेंट दिख रहे हैं। रादर की 50 का जो निफ्टी 50 का जो सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन थी वो नीचे की तरफ थी, उसकी जगह हमें अगर बैंक निफ्टी में देखें तो हमें काफ़ी स्टैग्नेंट दिख रही है। तो ये दर्शाता है कि बैंक निफ्टी जो है दैट विल स्टे अ लिटिल पॉजिटिव देन निफ्टी, एंड सो दैट इज द गुड साइन फॉर बैंकिंग सेक्टर। तो अगर हम लोग इनिशियली कभी मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है तो हम लोग बैंकिंग सेक्टर पे भी फोकस करेंगे। सो लेट्स सी हाउ दिस आल्सो प्लेज आउट इन द फ्यूचर। उसके अलावा ऑटो इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ऑटो सेक्टर हैज़ फॉलन वेरी विग्रेसली। इसमें अगर हम देखें तो हमें ऑलमोस्ट 15 से 20% का डिक्लाइन देखने को मिला है फ्रॉम द टॉप, विच इज़ ह्यूज ह्यूमंगस। सो अभी इस सेक्टर में हम लोग कोई भी नए ट्रेड्स ओपन नहीं कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स को भी एडवाइस है कि इसमें कॉशियसली ट्रेड करें। उसके अलावा हम कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स को अगर देखें तो ये एक बहुत पॉपुलर कार रीसेलिंग कंपनी है जिसका नाम है कार ट्रेड। ये यूज कार्स को रीसेल करती है। तो अभी तक जो कार ट्रेड का परफॉर्मेंस है दैट हैज बीन एब्सोल्युटली फिनोमिनल फ्रॉम अक्टूबर एंड। तो अगर हम अक्टूबर से देखें तो इसने ऑलमोस्ट 74-75% की ग्रोथ अचीव की है। तो हमें ये लग रहा है शॉर्ट टर्म में तो नहीं बट थोड़े लॉन्ग टर्म में इसमें थोड़े से नेगेटिव इम्पैक्ट्स दिख सकते हैं ड्यू टू दिस पॉलिसी, एंड लेट्स सी हाउ द कंपनी comes out with a plan or something. So we'll closely track this particular stock
in the future also, and we'll see how it plays out. उसके अलावा अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें, तो जैसा कि हमने बोला था कि ऑर्गेनाइज सेल्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आने की चांसेस है. ऑन द अदर एंड टाटा मोटर्स का परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी खराब रहा है फ्रॉम सितंबर. तो हम अभी इसमें कोई पोजीशन बनाने की एडवाइस नहीं देंगे, और we'll also wait for it to form higher high pattern from here. तो यहाँ पे एक अगर टाटा मोटर्स ब्रेक बनाता है, बेस बनाता है और फिर एक ब्रेकआउट देता है, तो we'll see whether if we can enter in the stock or not. उसके अलावा सिमिलर वे में मारुति सुजुकी का डिक्लाइन आया है. एक मेजर इसका रीज़न ये भी है कि इट इज़ नॉट येट इन द ईवी सेक्टर नाउ. तो we'll completely ignore this stock and we'll. थर्ड कंपनी हमारी आती है महिंद्रा एंड महिंद्रा. तो महिंद्रा एंड महिंद्रा पे हमारा मेजर फोकस रहेगा अभी के टाइम पे, अगर हम ऑटो सेक्टर की ही बात करें, ऑटो सेक्टर स्टॉक्स की बात करें, बिकॉज हम कोई भी चीज़ देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल निफ्टी ऑटो देख रहे हैं, उसके बाद हम टाटा मोटर्स देख रहे हैं और मारुति सुजुकी देख रहे हैं, तो देयर हैज़ बीन अ फॉल ऑफ 12 to 15% इन ऑल द थ्री और फोर थिंग्स. ऑन द अदर हैंड महिंद्रा एंड महिंद्रा ने काफ़ी अच्छा अपना प्राइस होल्ड किया है. और इन द फॉलिंग मार्केट्स हम हमेशा ऐसी कंपनीज देखते हैं जो थोड़ा कम फॉल करी हो. तो इसका मतलब है कि इसने काफ़ी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया है इन द पास्ट. एंड वी अगर हमें ऑटो सेक्टर में इनिशियली कोई ट्रेड लेना होगा, तो हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करेंगे. उसके अलावा एट द एंड में आप लोगों को के साथ हमेशा अपना एक स्टॉक डिस्कस करते हुए आ रहा हूँ लास्ट 2-3 सेशन से, जो कि आदित्य बिरला मनी है. इसने मुझे लास्ट 7 ट्रेडिंग डेज में ऑलमोस्ट 30% का के आसपास के रिटर्न्स दिया, 32-33% का. तो विच हैज़ बीन गोइंग फिनोमिनल, and I have not yet exited from the stock. I'll keep you updated whenever I'll exit from the stock. And thank you for patiently listening to me. Jai Hind, and we'll see you in the next video.